नमस्कार दोस्तों। तोमर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि संख्या पद्धति में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हमने बताया, और पूरी थ्योरी संख्या पद्धति की हम लोग पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग मैथ में चैप्टर नंबर 2 बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है, और इसे खत्म करने के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, मतलब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा इसके बाद में। ठीक है भाई, समझते हैं भाई। पहला पॉइंट है बहुपद। तो भाई सबसे पहले तो ये जान लें कि बहुपद को समझने के लिए पता होना चाहिए कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। मतलब सबसे पहला जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा चर, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा अभी, अचर। तो पहले इन दो पॉइंट को हम लोग समझेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे बहुपद क्या होता है। ठीक है, चर को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। चर का मतलब होता है वेरिएबल। अब इस वेरिएबल की मीनिंग को हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे, वेरी प्लस एबल। ठीक है, वेरी प्लस एबल। तो वेरी का मतलब होता है बदलना और एबल का मतलब होता है योग्य। मतलब पूरी बात ये हो गई बदलने योग्य। तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कुछ नंबर जो बदलने योग्य होते हैं, मतलब जिनके मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मान में क्या होता है, परिवर्तन। जिनके मान में हो जाए परिवर्तन वो सब क्या होते हैं भी, चर। एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे अपने पास कोई भी चर नंबर लिखा है और वो एग्जाम्पल में अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर हो सकता है, किसका भी, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं वो सब क्या होते हैं, चर। जैसे कि हमने बोल दिया ए से लेकर जेड तक के जो भी नंबर है वो सब क्या होंगे भाई, चर होंगे। एग्जाम्पल में हमने लिखा है एक्स का मान कुछ लिखा है 1, और फिर एक्स का मान लिख दिया हमने 2, फिर एक्स का मान कितना है भाई 0, एक्स का मान कितना लिखा, -3। मतलब अलग अलग प्रकार के समीकरणों में एक्स के अलग अलग मान निकलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स के मान में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन। इस परिवर्तन के कारण ही एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चर। तो शायद सभी लोग चर समझ गए होंगे। चर का मतलब होता है वेरिएबल, मतलब वेरी प्लस एबल, बदलने योग्य। और मान में क्या होता है, परिवर्तन। जिनके मान में परिवर्तन होता है वो सब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, चर। तो ए से लेकर जेड तक के जो अक्षर होते हैं वो सब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, चर कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है भी अचर। अचर का मतलब है नॉन वेरिएबल। अचर का मतलब क्या है भाई, नॉन वेरिएबल। तो नॉन वेरिएबल का अर्थ होता है ना बदलने योग्य। क्या हो जाएगा भाई, ना बदलने योग्य। इसका मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि जिनके मान में परिवर्तन ना हो, मतलब इनका मान होता है फिक्स, मान में परिवर्तन ना हो। एक तरह से अचर को हम लोग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। बात समझ में आ रही होगी। चर मतलब जिनके मान में परिवर्तन होता है, अचर का मतलब जिनके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो अचर कौन से होते हैं भी, हम लोग कह सकते हैं कि अचर के एग्जाम्पल में हम गिनती के अक्षरों को या गिनती के अंकों को लिख सकते हैं। गिनती के अंक, ये कौन कौन से अंक भाई, तो हमने कहा भाई जो भी अंक होते हैं, चाहे वो प्लस के हों चाहे माइनस के हों, वो सब क्या होते हैं भाई, उन्हें हम लोग बोल सकते हैं अचर। बात क्लियर हो रही होगी। जैसे कि 2 है या 3 है या 7 है या 1 है या फिर कोई भी एक नंबर है गिनती का, क्या इनके मान में कभी परिवर्तन होता है? 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। ये सब जो अक्षर होते हैं, अंक जो होते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। बात कंफर्म यहाँ तक कि भाई चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर मतलब जिसके मान में परिवर्तन हो जाता है, और अचर का मतलब जिसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है भाई, अगर इतना समझ गए सब लोग चर और अचर, तो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे अब बहुपद और पद कैसे बनते हैं। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट सब लोग नोट करेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे पद क्या होता है। ठीक है, क्या स्टार्ट करें हम लोग, पद क्या होता है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग, पद कैसे प्राप्त होते हैं। पद का मतलब होता है टर्म। पद का मतलब क्या होता है भाई, टर्म। अगर कोई पूछे कि भाई एक पद बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग कह सकते हैं वैसे तो एक सिंगल कोई भी अवयव, चाहे वो चर हो चाहे क्या हो भाई, अचर हो, उससे पद बन सकता है। लेकिन अगर कहा जाए कि पद का जो रूप होता है वो चर और अचर से मिलकर बना है, मतलब चर गुणे में अचर, अगर इन दो को मिलाया जाए तो एक पद बना सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल की बात करें कि इस चर के स्थान पे x लिख लेते हैं और अचर के स्थान पे 5 लिखते हैं, तो पद हो जाएगा 5x। पद क्या हो जाएगा, 5x। ऐसे ही और भी सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे पद निकालना है, चर के स्थान पे -7/2 लिख लेंगे और अचर के स्थान पे x या y लिख लेंगे, तो 7/2y, ये भी एक क्या हो जाएगा, पद। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि चरों और अचरों से मिलकर ही क्या बनता है, पद बनता है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि चरों तथा अचरों से मिलकर ही
मिलकर ही क्या बनते हैं, पद बनते हैं। बात कंफर्म हो रही है यहाँ पे भी, चरों और अचरों से मिलकर ही क्या बनते हैं, पद। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि अगर अकेला कोई चर भी आ जाए तो भी वो एक पद होगा, और अगर कोई एक अचर भी आ जाए तो भी वो क्या होगा, पद। जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि 5 लिखा है तो 5 भी क्या है, एक पद है। अगर केवल x लिखा तो ये भी क्या है, एक पद है। और अगर 5x है तो ये भी क्या है, एक पद है। अगर यहाँ -7 लिख दे तो भी एक पद है, -7y लिख दे तो भी क्या है, एक पद है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम पद के दे सकते हैं। तो शायद बात सभी को क्लियर हो रही होगी कि पद क्या होता है। चरों और अचरों से मिलकर क्या बनते हैं, पद बनते हैं। लेकिन एक सिंगल चर हो चाहे क्या हो, अचर हो, उन्हें भी हम लोग क्या मानते हैं, पद ही मानते हैं। तो उम्मीद है सभी को इतनी बात कंफर्म हो रही होगी कि चर और अचर क्या होते हैं। ठीक है भाई, यहां तक की बात, कोई डाउट किसी को? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। अब जो पॉइंट आता है अपना वो बनेगा किसके बारे में, बहुपद के बारे में। ठीक है, पहले इतना नोट करें, फिर हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है भाई, हम लोग आगे समझेंगे अब कि बहुपद क्या होता है और बहुपद का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, और अपने जो चैप्टर का नाम है बहुपद, वो कितने प्रकार का आएगा, मतलब उसमें क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, किस टाइप के उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है भाई, समझेंगे बात को। यहाँ पे बात हो रही है कि भाई बहुपद क्या है, तो पहले इसकी हेडिंग बना लेंगे हम लोग, बहुपद क्या है। ठीक है, बात समझते हैं भाई। बहुपद, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बहुपद का रूप क्या होता है। तो ध्यान रखें भाई, जब भी कभी बात हो जाए कि बहुपद का रूप क्या होता है, तो बहुपद a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x⁴ प्लस डॉट डॉट an(x⁴n). कहने का मतलब ये हुआ कि बहुपद में कोई एक पद नहीं होता, बहुपद में बहुत सारे पद होते हैं। बहुपद का नाम ही है बहु प्लस पद, मतलब बहुत सारे पद। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद का रूप a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x⁴ प्लस डॉट डॉट an(x⁴) क्या हो जाएगी, n। अब ऐसे हमने पद बनाए हैं, तो इसमें अचर कौन कौन से, तो हम लोग कह देंगे कि अचर हैं a0 a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट कहाँ तक भाई, an तक। और इसमें जो चर हैं वो x x² x³ x⁴, मतलब बहुपद की घात भी कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट घात है वो कितनी लिखी है, n। घात कितनी लिखी है भाई, n। तो मतलब घात 1 भी हो सकती है, घात 2 भी हो सकती है, या फिर हाईएस्ट पावर n भी हो सकती है। और n का मान कुछ भी हो सकता है, n चाहे 0 भी हो, चाहे 1 हो, 2 हो, या फिर 3, या फिर कहाँ तक भी, कहीं तक भी हो, इनफाइनाइट तक वैल्यू हो सकती है। बात समझ में आई है। बहुपद का रूप क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट डॉट an(x⁴n). और यहाँ पे भी हमने बोला कि जो पद दिए हैं उनमें अचर कौन कौन से हैं, a0 a1 a2 a3 a4 और an। और वैसे ही घात दे रखी है यहाँ तक। कंफर्म बात इतनी भाई। तो बहुपद का रूप ये होता है, जो भी ऐसे रूप में लिखा होगा या जिसमें 1 पावर लगी हो, 2 पावर लगी हो, 3 पावर लगी हो, ऐसे व्यंजक को हम लोग क्या बोल देंगे, बहुपद बोल देंगे। ठीक है भाई, अब बात समझते हैं। इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे। क्या भाई, कि बहुपद का वर्गीकरण कैसे होता है। ठीक है भाई, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल 2 पदों के आधार पे होता है। यहाँ पे पहला पद क्या होता है वो समझेंगे। पहला होता है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, जो अपने सिलेबस में इस टाइम पे नहीं है। पदों के आधार पर जो बहुपद आते हैं वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में कौन सा है अभी, घात के आधार पर। ठीक है भाई, घात के आधार पर बहुपद। ठीक है भाई, समझते हैं बात को भाई। पदों के आधार पर इसका मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है घात के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है भाई, कंफर्म यहाँ तक की बात। अब पूछा था यहाँ पे कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है, या फिर घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। बात समझने में सिंपल सी बात है। पदों के आधार पर बहुपद होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के भाई, 3। वैसे तो हम कह सकते हैं कि 3 से अधिक, क्योंकि जिनमें 3 से अधिक पद हैं वो बहुपद ही बहुपद हो जाएंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पहली बात समझनी है कि पदों के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। पहला होता है एक पदीय बहुपद। क्या होता है भाई, एक पदीय बहुपद।
दूसरी बात यह है कि जिनमें दो पद होते हैं उन्हें बोलते हैं द्विपदीय बहुपद, ठीक है भाई। और जिनमें तीन पद होते हैं उन्हें बोलते हैं त्रिपदीय बहुपद। क्या बोलते हैं भाई? त्रिपदीय बहुपद। क्लियर यहां तक की बात भाई? जिनमें एक पद है वो एक पदीय बहुपद, जिनमें दो पद है वो द्विपदीय बहुपद, जिनमें दो से अधिक मतलब तीन पद है उन्हें क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद। कन्फर्म यहां तक की बात भाई? ठीक है। घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो क्या क्या है? हाँ, इनको ज्यादा नहीं समझना क्योंकि यहाँ सिंपल सी बात है और ना ही ये पूछा जाएगा। जिनमें एक पद है, जिनमें कितना पद है भाई? एक, उन्हें हम लोग बोल देंगे एक पदीय बहुपद। जिनमें कितने पद हैं? दो, उन्हें हम लोग बोल देंगे द्विपदीय बहुपद। जिनमें कितने पद हैं? तीन, उन्हें बोल देंगे हम लोग त्रिपदीय बहुपद। बात कंफर्म यहां तक की भाई? ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि भाई घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद को ही समझना क्योंकि अपने सिलेबस में यही है। पहला है रैखिक बहुपद। पहला क्या है भाई? रैखिक बहुपद, ठीक है भाई। दूसरा क्या है भाई? दूसरे बहुपद का नाम है द्विघात बहुपद। दूसरे का नाम क्या है भाई? द्विघात बहुपद। एक तो रैखिक बहुपद हो गया, एक क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद, और एक हो जाएगा त्रिघात बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। बात समझनी बहुत ध्यान से, अपने सिलेबस में दो हैं, द्विघात और कौन सा भाई? त्रिघात, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं किसके ऊपर? द्विघात बहुपद के ऊपर। तो इसका रैखिक का मतलब होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरी बात करते हैं द्विघात का मतलब होता है क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे भाई? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और तीसरे का मतलब है क्वाड्रेटिक के अलावा हो जाएगा यहाँ पे ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल का मतलब ये हो जाएगा पावर कितनी होगी यहाँ पे? तीन। ट्राई का मतलब कितना होता है भाई? तीन। बात समझ में आ रही है कि बहुपद का रूप ये होता है। अचर कौन कौन से दे रखे वो देख लेना आराम से। और पावर जो है वो एक दो तीन चार या फिर n तक हो सकती है, ठीक है। और बहुपद का जो क्लासिफिकेशन है वो दो आधार पे होता है, पदों के आधार पे और घात के आधार पे। पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। अगर किसी बहुपद में एक पद है तो एक पदीय बहुपद होगा, अगर किसी बहुपद में दो पद हैं द्विपदीय बहुपद होगा, अगर किसी में तीन पद हैं तो त्रिपदीय बहुपद होगा, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है भाई। रैखिक का मतलब होता है लीनियर पॉलिनोमियल और द्विघात का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, त्रिघात का मतलब होता है ट्राइनोमियल। ठीक, बात समझिए यहां तक कि भाई अब इतना नोट करें पहले, फिर स्टार्ट करें हम लोग ये जो बहुपद हैं अपने पॉइंट वाले, जिनको हम बोलते हैं रैखिक, द्विघात, त्रिघात, इनको समझें क्योंकि अपने सिलेबस में यही आएंगे, ठीक है भाई। इतना नोट करें यहां तक जल्दी से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद में, और फिर टॉपिक में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी देखेंगे भाई, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखते हैं अभी अगला पॉइंट जो अपना है, जैसे कि हमें समझना है कि भाई रैखिक बहुपद क्या है, तो पहले हेडिंग बनेगी अपनी रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। दूसरा टॉपिक रहेगा अपना द्विघात बहुपद, ठीक है, जो अपने सिलेबस का एक पार्ट है, उसे हम लोग अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे यहाँ पे, और हम लोग बोल सकते हैं द्विघात बहुपद, क्योंकि समीकरण में और बहुपद में अंतर है, समझाएंगे चौथे चैप्टर में, ठीक है। उसके अलावा आएगा यहाँ पे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। बात बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला पॉइंट रैखिक, ध्यान रखना जिन बहुपदों की घात एक होती है, जिन बहुपदों की घात कितनी होती है? एक। ध्यान रखिए बस इतना ही पॉइंट है कि जिन बहुपदों की घात एक होती है वो रैखिक होते हैं, और रैखिक बहुपद का जो रूप होता है, क्या होता है भी रूप, वो ध्यान रखेंगे। रैखिक बहुपद का रूप होता है ax प्लस सी या फिर ax प्लस बी, ठीक है भाई। तो ये रूप हो सकता है रैखिक बहुपद का, या तो ax प्लस सी या फिर ax प्लस बी। तो यहाँ पे देखें कि x जो है वो चर है, उसके ऊपर कितनी पावर है? एक। x के ऊपर कितनी पावर है? एक। अगर पावर एक है तो वो कैसा बहुपद है? रैखिक। एग्जाम्पल की बात करें, बहुपद को हम लोग px बोलते हैं। क्या बोलते हैं? px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब x का बहुपद। क्या बोलेंगे? x का बहुपद। तो ये रूप बनेगा या तो 2x, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, px बराबर 5x प्लस 3, यहाँ x के ऊपर कितनी पावर है? एक। यहाँ भी पावर कितनी है? एक। अगर पावर एक है तो ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। किसी ने कहा भी एग्जाम्पल में क्या प्लस का ही चिन्ह काम करेगा? तो माइनस का भी कर सकता है, 7x माइनस 5, या फिर बाई का भी बहुपद हो सकता है, 5 बाई
प्लस 7, ये भी क्या है भाई, ये भी एक प्रकार का रैखिक बहुपद है, क्योंकि इन सब की पावर कितनी है, 1, तो x के ऊपर कितनी पावर होगी, 1। बात समझ गए यहाँ तक की भाई। ये तो था रैखिक जिनमें बहुपद की घात या चर की घात कितनी होती है, 1 होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। यहाँ बात समझने वाली है भाई, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, तो कह देना भाई कि बे बहुपद जिनकी घात 2 होती है, घात कितनी होती है, 2, और जिनका रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, क्या कहेंगे भाई, बे बहुपद जिनकी घात 2 होती है। देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहे, बस डेफिनेशन अगर किसी को लिखनी है तो ऐसे भी लिख सकता है, हम बोले दे रहे हैं यहाँ पे कि बे बहुपद जिनकी घात 2 होती है और जिनका रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। बात समझ गए अभी। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है कि द्विघात बहुपद में घात कितनी है, 2, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2। शून्यक भी भाई, शून्यक सबने पढ़े होंगे, समझाने वाली बात नहीं है। शून्यक क्या होते हैं कि बेमान जो बहुपद के मान को शून्य कर देते हैं, मतलब जीरो बना देते हैं, वो क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। क्या कहेंगे, अल्फा और बीटा। बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। बात यहाँ पे की जाए कि भाई यहाँ पे जो अगर शून्यक दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, क्या बात करेंगे भाई, शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी अपॉन ए, मतलब माइनस का बी अपॉन में कितना हो जाएगा, ए। अच्छा, बी का मतलब क्या है, यक्स का गुणांक, किसका भाई, यक्स का गुणांक, ये बात हो गई। और दूसरी बात करते हैं कि ए का मतलब क्या है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका भी यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है भाई, ये पहला पॉइंट था कि शून्य क्या होता है, कहना भाई जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, कितना कर दे, शून्य। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई पूछे कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो इसका केवल एक शून्यक होता है, क्योंकि यहाँ घात भी कितनी होती है, किसी बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं जितनी क्या होती है उसकी घात। मतलब अगर एक घात है तो एक शून्यक, दो घात है दो शून्यक, तीन घात है तीन शून्यक। बात कन्फर्म यहाँ तक की भाई। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया भाई शून्यकों का योगफल। अब पूछेगा शून्यकों का गुणनफल, क्या पूछेगा भाई, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल की बात कर लेते हैं भाई, गुणनफल आएगा अल्फा इंटू बीटा, कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि गुणे में लिखना है हमने। अब इसका मतलब होता है सी अपॉन ए, क्या होता है भाई, सी अपॉन ए। तो सी का मान सी ही रहेगा, मतलब अचर पद, सी का मतलब कैसा पद है, अचर पद, अचर पद। और बटे में कितना आएगा ये भी समझ लें, तो बटे में आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा अभी, गुणांक। ठीक है, बात समझने वाली यहीं पे थी। ठीक है, अब बात समझते हैं कि किसी ने पूछा कि अगर हमें शून्यक पता है तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद का सूत्र याद कर ले सभी लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी बहुपद के शून्यक निकालने हैं, क्या निकालने हैं अभी, शून्यक, तो उस बहुपद का मान हम 0 के बराबर रख देंगे। पसंद मारी है, मान किसके बराबर रखेंगे भी, 0 के बराबर रख देंगे। बात कर लेते हैं भी त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो कह देना भी जिसकी घात कितनी होती है, 3, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है, 3 होती है, उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अच्छा भाई, इसका रूप क्या होता है, तो रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, डी। ये होता है इसका रूप। आगे पूछा जाए कि भाई इसके कितने शून्यक होंगे, तो हम लोग कह देंगे इसके 3 शून्यक होंगे। कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। इसके 3 शून्यक होंगे, कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पे भी अपने पास कुछ पॉइंट बन सकते हैं, जैसे कि शून्यकों का योगफल। ठीक है भाई, शून्यकों का योगफल पूछा जाए भाई, शून्यकों का योगफल यहाँ कैसे निकलेगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जैसे यहाँ पे था माइनस का बी अपॉन ए, तो यहाँ भी होगा माइनस का बी अपॉन ए, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, दूसरी बात, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये गुणनफल कितना होता है, तो गुणनफल बोलेंगे हम लोग अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा कितना होता है भाई, डी अपॉन ए, ये लास्ट टर्म होगा भाई, डी अपॉन ए। अगर पूछा जाए कि भाई गुणनफलों का योगफल बताओ, क्या बताओ भाई, गुणनफलों का योगफल। तो गुणनफलों का योगफल क्या होता है भाई, हाँ ध्यान रखना भाई, गुणनफल किसका होता है, माइनस का। तो गुणनफलों का योगफल कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर होगा सी अपॉन ए। कितना होगा भाई, सी अपॉन ए। बस हमारी यहां तक कि भाई रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, एक घात होती है, रूप होता है ए एक्स प्लस बी या फिर एक्स प्लस सी। इसके शून्य कितने होते हैं, एक।
द्विघात बहुपद की घात 2 होती है, रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, मूलों का या शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a, मतलब अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। द्विघात बहुपद क्या होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है भाई। त्रिघात बहुपद की घात होती है 3, रूप ये होता है शून्य 3 होते हैं अल्फा बीटा गामा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b अपॉन ए, गुणनफल इतना होता है d अपॉन ए, और गुणनफलों का योगफल c अपॉन ए। ये हो गए 3 प्रकार के बहुपदों के बारे में फार्मूले। तो पहले इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टाइप क्या क्या बनते हैं। ठीक है भाई, नोट करें यहां तक जल्दी से। ठीक है भाई, कर लेंगे सब लोग इतना और आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग यहाँ पे। अब जो मेन टॉपिक है अपना वो हेडिंग रहेगी अपनी यहाँ पे द्विघात बहुपद, उस टाइप के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे वो हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है भाई, स्टार्ट करते आएंगे फिर हम लोग इसको। पहले बात कर लेते हैं कि भाई द्विघात बहुपद के संबंध में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के संबंध में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार समझेंगे ध्यान से। अच्छा, पहले तो ये बताएं भाई द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। अभी बताया हमने अभी कि द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो अगर द्विघात बहुपद की घात 2 है तो शून्यक भी कितने होंगे, भी उसके 2 ही शून्यक होंगे। ठीक है भी, बात समझने वाली यहाँ पे है कि अगर 2 शून्यक हैं तो मतलब अगर 2 घात है तो शून्यक भी कितने होंगे, 2। पहले तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इसका रूप क्या था। अब पहला क्वेश्चन इसके ऊपर किस टाइप का बनता है, तो पहला क्वेश्चन बनता है शून्यकों के संबंध में। किसके भाई, शून्यकों के संबंध में। पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है शून्यकों के संबंध में। अच्छा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है क्या भाई, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है द्विघात बहुपद के संबंध में, मतलब द्विघात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण निकालने के संबंध में। ठीक है भाई। अच्छा, तीसरा आता है शून्यकों का योगफल निकालने के संबंध में, मतलब शून्यकों का योगफल कैसे निकलेगा। अगली बात है कि एक शून्यक दिया होगा, एक शून्यक दिया होगा और तुमसे किसी भी अचर का मान पूछेगा। एक शून्यक दिया हो और अचर पूछा हो, क्या पूछा हो भी, अचर। अचर में कोई भी नंबर हो सकता है, k हो सकता है, p हो सकता है, कुछ भी पूछ लेगा भी। ठीक है, और ऐसे ही अगर पूछ ले भाई शून्यकों का गुणनफल बताओ, तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अभी बात समझ में आ रही होगी कि अगर कोई भी द्विघात बहुपद है तो उस पर कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो देखने वाली बात है। पहला है शून्यकों के संबंध में, पहला पूछ लेगा कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक निकाल दो। ठीक है, दूसरी बात पूछेगा द्विघात बहुपद को ही निकाल दो या उसका समीकरण निकाल दो। तीसरी बात होगी शून्यकों का योगफल निकाल दो, शून्यकों का गुणनफल निकाल दो, और अगर तुम्हें एक शून्यक दिया है तो वो किसका मान पूछेगा, अचर का मान पूछेगा। ठीक है, अभी बात समझ गए यहां तक की भी। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं या एग्जाम्पल टाइप में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला टाइप ही यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग भाई, जो कि अपना पहला रूप है शून्यकों के संबंध में। देखो क्वेश्चन दिया है ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक बहुपद है px। ये देख रहे हैं सब लोग कि कैसा बहुपद है, द्विघात, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी लगी है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि इस बहुपद के शून्यक निकाल दो। क्या निकाल दो, शून्यक। तो हम लोग पहले ही स्टार्टिंग में लिखेंगे कि शून्यकों के लिए, किसके लिए भाई, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए इस बहुपद का मान हम लोग 0 कर देंगे भाई। कितना कर देंगे, 0। जैसे 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। बात समझे यहां तक कि भाई सब लोग, अगर हमें शून्यक निकालने हैं तो हमें बहुपद का मान कितना करना पड़ेगा, 0। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे फैक्टर, तो गुणा करने पे कितना आ जाए, 6, और जोड़ने पे कितना आ जाए, 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और 3 दो कितना हो जाएगा, 5। अगर 3 और 2 को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 5, और गुणा करने पे कितना हो जाएगा, 6। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हम लोग कह देंगे इन दोनों में x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, बराबर कितना हो जाएगा, 0। पूरे में से क्या कॉमन है, तो x प्लस 3, पूरे में से x प्लस 3 कॉमन है, और यहाँ पे अंदर बचेगा x प्लस 2, बराबर कितना हो जाएगा, 0।
बात समझे सब लोग भाई यहाँ पे कि सबसे पहले अगर तुम्हें शून्य निकालने हैं बहुपद के तो उस बहुपद का मान किसके बराबर करोगे, जीरो के। जीरो के बराबर करने के बाद उसके करने पड़ेंगे फैक्टर, और फैक्टर सबने सीखे होंगे भाई, ऐसा नहीं कि 10th में आगे फैक्टर ही नहीं आते किसी को। तो 3 दूनी 6 और 3 दो कितना हो जाएगा 5। इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन था तो हमने कॉमन किया, पूरे में से x प्लस 3 कॉमन है, यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब अगर हम पहले वाले को जीरो कर दें, x प्लस 3 बराबर जीरो, तो 3 का पक्षांतर करने पे x बराबर कितना आ गया माइनस का 3, और दूसरा अगर जीरो करेंगे तो x प्लस 2 बराबर जीरो, x बराबर आ गया माइनस का 2। ये दोनों के दोनों क्या है, बहुपद के शून्य है। क्या सब लोग पहली बात समझ गए यहाँ पे भी कि हमें शून्य कैसे निकालने होते, ये बात कंफर्म हो गई सभी को। अब आगे एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी का, कि शून्य निकालने के संबंध में एक और क्वेश्चन आ जाए। जैसे ये लिखा है यहाँ पे px बराबर 4x स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया हमने 3, और यहाँ पे लिख दिया 7x। कितना लिखा अभी 7x। ठीक है भाई, हम लोग आगे समझते हैं इसको। 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अगर हमसे कहा जाए कि इस बहुपद के शून्य ज्ञात करो, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए। किसके लिए भी, शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए इस px का मान हम लोग कितना लिखेंगे, जीरो। px बराबर कितना कर देंगे, जीरो। तो यहां लिखा जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस कितना हो जाएगा 3, इक्वल में कितना आ जाएगा, जीरो। अगर किसी भी बहुपद में कोई ऐसा पद है जहां x स्क्वायर के गुणे में कोई नंबर लिखा है, तो उस नंबर का गुणा लास्ट वाले टर्म में होता है। किसमें होता है, लास्ट वाले टर्म में। इस 4 का गुणा 3 में हो जाएगा, 4 3 12, तो गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पे कितना आ जाए 7, तो हम लोग कहेंगे भाई 4 और 3 ही आएगा। 4x प्लस 3x और प्लस में कितना हो जाएगा 3। इन दो में 4x कॉमन है तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। पूरे में से x प्लस 1 कॉमन है, अंदर बचेगा 4x प्लस 3 और बराबर कितना हो जाएगा भाई, जीरो। अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो पहले x प्लस 1 बराबर जीरो करने पे x बराबर -1। अगर हम दोबारा में लिखेंगे तो 4x प्लस 3, यहाँ पे 3 का ट्रांसफर करोगे माइनस का हो जाएगा और 4 जाएगा इसके अपॉन में, तो x बराबर माइनस का 3/4। ये दूसरा आंसर। उम्मीद है पहला पॉइंट सभी को कंफर्म हुआ होगा शून्यकों के संबंध में, कि अगर हमें बहुपदों के शून्यक निकालने हैं तो शून्यकों के संबंध में हम लोग उस शून्यक का या बहुपद का मान कितना कर देंगे, जीरो कर देंगे, और फैक्टर करने के बाद में उसके शून्यक निकल जाएंगे। तो सभी को पहला सवाल कंफर्म हुआ होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में बनता है कि दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्लियर बात यहां तक की सब लोग नोट करेंगे, और उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे। यहां से यहां तक सब लोग नोट कर सकते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं द्विघात बहुपद का समीकरण कैसे निकलेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं भाई, द्विघात बहुपद का समीकरण कैसे निकलेगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या बनेगा इसके ऊपर, पहला क्वेश्चन, अगर कभी दिया जाए कि एक द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिए हैं, क्या दिए हैं, दो शून्यक। ऐसे दिया है कि एक शून्यक है 5 और दूसरा शून्यक क्या है भी 4, और कह दे कि भाई द्विघात बहुपद ही निकाल दो। क्या निकाल दो भाई, द्विघात बहुपद। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी बहुपद के दो शून्यक 5 और 4 हैं, तो द्विघात बहुपद याद कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेकिन क्या यहाँ पे ये काम करेगा भाई, हम लोग कहेंगे नहीं। द्विघात बहुपद का हमने सूत्र क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। तो इसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के स्थान पे 5, पहला शून्य क्या है 5, और बीटा के स्थान पे कितना भी 4, और गुणे में एक्स। अल्फा बीटा का मतलब 5 गुणा में कितना हो जाएगा 4। फिर जैसे ही हल करोगे तो एक्स स्क्वायर 5 4 कितना हो जाएगा 9, और 5 चौको 20। ये हो गया द्विघात बहुपद का सूत्र। कितना हो गया द्विघात बहुपद का सूत्र। उम्मीद है सभी को ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा कि दो शून्य दिए। और एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि और अच्छे से कंफर्म हो जाए। एक टाइप के ऊपर हम दो क्वेश्चन की बात करेंगे मिनिमम। ठीक है अभी दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है कि अगर हमें फिर से दो शून्य दिए हैं, कौन कौन से, जैसे लिखा हमने -3 और -4, और पूछ लिया कि द्विघात बहुपद बताओ, तो भी हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे द्विघात बहुपद के लिए भी। तो यहाँ पे आ जाएगा सूत्र क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। ठीक है भाई। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी हमें दो ही शून्यक दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं वो समझ लेते हैं। यहां पे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, ये पार्ट छोड़ देना भाई, यहाँ पे लाइट हो रही। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के स्थान पे -3 और बीटा के स्थान पे -4 यक्स अल्फा बीटा का मतलब है -3 गुणा में -4। ठीक है, बात समझ आ रही होगी। अल्फा के स्थान -3, बीटा के स्थान -4 हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस का 4 3 कितना हो जाएगा 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7x और 4 गुणा 3 का मतलब 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 12। ये हो गया द्विघात बहुपद दूसरा टाइप का। क्लियर हो गया सबको भाई। अगर शून्यक दिए हैं तो इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिए हैं भाई? शून्यक। अगर शून्यक इस टाइप के दिए हैं तो हम इस फार्मूले मान रख के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये नोट करें। उसके बाद इसी में एक टाइप और बनता है कि जहां पे सीधा योगफल ही दिया होता है। क्या दिया होता है भाई? सीधा योगफल दिया होता है। ये नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है भाई, कर लेंगे सब लोग नोट, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। एक टाइप और है भाई इस क्वेश्चन में, कौन सा भाई? थर्ड नंबर टाइप। अगर बोल दिया जाए कभी भी कि शून्यकों का योगफल दिया है, क्या दिया है भाई? शून्यकों का योगफल। योगफल मान लिया कि यहाँ पे 5 दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 5, और गुणनफल दिया है, गुणनफल अल्फा बीटा बराबर दिया है यहाँ पे 4। 4 भी किसका दिया है अभी? तो प्लस का ही 4 दिया है। और पूछा है द्विघात बहुपद बताओ, तो भी ये भाई सीधा हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि बस सूत्र पता होना चाहिए जो हमने लिखवाया अभी। ठीक है भाई, तो अगर शून्यकों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब ध्यान दें कि यहाँ सीधा पता है, कैसे? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 5, तो 5x, अल्फा बीटा का मान है 4, तो 4, बस ये आंसर। कंफर्म बात यहां तक की भी। तो द्विघात बहुपद निकालने की 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो शून्यक दिए होंगे, या तो शून्यकों का योगफल, और क्या दिया होगा भाई? गुणनफल दिया होगा। इससे कठिन कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। हाँ, ये हो सकता है कि मूल भिन्न रूप में लिख दिए हैं, बटे में लिखे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता, विधि यही रहेगी, सेम रहेगी यहाँ पे। ठीक है भाई, इतना करेंगे सब लोग, और इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे शून्यकों के योगफल और गुणनफल की ओर। तो ये हम साफ करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, ऊपर के जो 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं उनको हम हटा देंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं भाई शून्यकों के योगफल की और गुणनफल की। ये इकट्ठा ही समझ लेंगे हम लोग यहीं पे। ठीक है भाई, यहाँ बहुत अधिक कठिन क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। अगर थ्योरी पता है तो क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का कि कोई भी एक बहुपद लिखा है पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/6x प्लस 1/6। क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन भिन्नात्मक रूप में हो सकता है, क्वेश्चन सामान्य रूप में भी हो सकता है। तो बस समझने वाली बात है कि ऐसे क्वेश्चन में हमसे कहेगा कि भाई शून्यकों का योगफल निकाल दो। क्या निकाल दो भाई? शून्यकों का योगफल। तो भाई निकालने वाली बात ही है, सिंपल सी बात है। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र हमने क्या लिखा है, एक बार कमेंट में लिखेंगे सब लोग भाई। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, बोले एक बार भाई, क्या होगा? माइनस का बी अपॉन ए। अच्छा देखें भाई, यहाँ ए के स्थान पे 1 है, बी के स्थान पे 1/6 है, सी के स्थान पे 1/6 है, तो बी के स्थान पे लिखेंगे माइनस का 1/6, और ए के स्थान पे लिखेंगे 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये हो गया 1/6। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया भाई? 1/6। बात कंफर्म है यहाँ तक की भाई। अच्छा, दूसरी बात हमसे पूछेगा शून्यकों का गुणनफल बता दो भाई। क्या पूछेगा? शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल की भी बात कर लेते हैं। अल्फा बीटा बराबर क्या होगा? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, देखिए पीछे फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बस दिक्कत ये है कि फार्मूला याद होना चाहिए भी, अगर याद नहीं है तो फिर सोल्यूशन करना भी कठिन होगा। सी का मान कितना है? 1/6, और ए का मान कितना है? तो 1। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। ये भी हो गया क्वेश्चन। कंफर्म बात है यहाँ तक की। एक और एग्जांपल समझ लेंगे इस टाइप का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें दोनों पार्ट करवा दिए हमने, योगफल का भी करवा दिया और गुणनफल का भी करवा दिया। ठीक है, आगे हमने एग्जांपल दिया पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 7। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन लिया हमने, और हमसे पहले पूछा गया अल्फा प्लस बीटा। भाई सब लोग अर्थ समझ रहे होंगे, अल्फा प्लस बीटा का अर्थ होता है शून्यकों का योगफल, और किसी ने पूछा अल्फा बीटा मतलब गुणनफल। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला होता है बी अपॉन ए, इसका फार्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। बी अपॉन ए माइनस का, सी अपॉन ए प्लस का। तो वी के स्थान पे कितना है? 3, -3, और ए के स्थान पे कितना है? 4, तो माइनस का 3/4। अल्फा बीटा का मतलब है सी अपॉन ए, तो सी का मान कितना है अभी? 7, और ए का मान कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा अभी? 7/4।
बात कंफर्म यहाँ तक की भी 7 बटे कितना हो जाएगा 4। ये बात होगी अपनी यहाँ तक की भाई। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं तो ये भी शायद सभी को कंफर्म हो रहा होगा कि ये थर्ड टाइप था जो अपना कंफर्म हुआ यहाँ तक। ठीक है भाई, अगर नहीं हो रहा है कंफर्म तो एक बार कमेंट में बताएंगे सभी लोग, फिर और कंफर्म किया जाएगा अच्छी तरीके से भी। ठीक है, बढ़ते आगे हम लोग इसके बाद में। अच्छा, लास्ट टाइप जो बचा है इसका वो भी समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद में। लास्ट टाइप क्या है वो देखते हैं। इसके बाद में बनता है कि अगर हमें एक शून्यक दिया गया हो, जैसे कि कोई बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस कितना है 5, के एक्स प्लस कितना है अभी 5, और हमसे कहा गया कि इसका एक शून्यक दिया है, एक शून्यक कितना है -1, एक शून्य कितना है अभी -1, तो के का मान बताओ। किसका मान पूछेगा अभी के का। अब ध्यान रखना ये है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक बार ध्यान से समझ ले सब लोग। अगर कहा है एक शून्य तो समझ जाना, जब भी किसी सवाल में लिखा हो बहुपद का एक शून्य तो ये x का मान है। किसका मान है अभी x का, तो x बराबर कितना हो गया -1। और शून्य का काम क्या होता है, स्टार्टिंग में बोला था हमने, शून्य का काम होता है बहुपद के मान को 0 कर देना। क्या कर देना भाई 0। तो अगर हम इस x के स्थान पे -1 रखेंगे, क्या रखेंगे, x के स्थान पे -1 रखेंगे, तो इस शून्य का मान कितना होना चाहिए, सॉरी इस बहुपद का मान कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। मतलब इस शून्य का मतलब है ये मान किसका है x का, और अगर वो मान तुम बहुपद में रखोगे तो मान कितना हो जाएगा 0। अब ये मान रखना कहाँ कहाँ पे है, जहां जहां पे x है वहां पे -1 रखो, तो -1 के ऊपर कितनी घात हो जाएगी 2, के x मतलब k गुणा में -1 और प्लस में 5 है बराबर कितना हो जाएगा 0। कंफर्म बात यहां तक की। -1 का वर्ग प्लस का 1 होता है, k का गुणा 1 में करोगे, k पर चिन्ह किसका माइनस का, उसके बाद प्लस का कितना है 5 है, प्लस का कितना है 5 बराबर 0, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6 माइनस के बराबर 0, के माइनस का है पक्षांतर करने पे इसका हो जाएगा प्लस का, के बराबर कितना आ गया अभी 6। बात कन्फर्म यहाँ तक की। बहुत छोटी सी बात थी और समझने लायक बात थी कि अगर बहुपद दिया है, बहुपद का एक शून्यक दिया है, तो उस शून्यक का मान बहुपद में रखेंगे और वो मान किसका होगा x का। मान रखने से बहुपद का मान कितना हो जाएगा 0। हल करके हम लोग किसी भी अचर का मान निकाल सकते हैं। और अच्छे से कन्फर्म कर लेते हैं एक बार यहाँ पे कि हमें कोई बहुपद दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -12x प्लस यम। क्या दिया है अभी, एक्स स्क्वायर -12x और प्लस यम। ठीक है, मान पूछा रहेगा, कहेगा यम का मान बताओ, जबकि इसका एक शून्यक दिया है अभी। क्या दिया है अभी, एक शून्यक दिया है। तो एक शून्यक क्या दिया है अभी, हम लोग कह देंगे यहाँ पे शून्यक है 4। शून्य कितना दिया है अभी 4। ठीक है अभी, समझने वाली बात है। अगर ये शून्यक है तो ये किसका मान है x का, अगर ये शून्यक है तो ये मान किसका है अभी x का, और इस x के मान को हम शून्य बहुपद में रखेंगे, तो जब बहुपद में रखा जाएगा तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा 0। कारण ये है कि शून्य का काम ही होता है बहुपद के मान को 0 बनाना। तो जहां पे x है वहां 4 रखेंगे, यहाँ जहां जहां x वहां 4 रखेंगे, 4 का वर्ग -12x का मतलब 12 गुणा 4 प्लस में m बराबर कितना हो जाएगा 0। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 12 चौको 48 और प्लस में कितना हो जाएगा m। बात कंफर्म यहाँ तक की भाई। 16 में से 48 घटाओगे तो 8 में से 6 गया 2, 4 में से गया 3, माइनस का 32 और प्लस में m। माइनस का 32 है, पक्षांतर करने पे किसका हो जाएगा प्लस का, m बराबर प्लस का 32। ये बात होगी खत्म यहाँ पे। ठीक है भाई, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो शायद सभी को कंफर्म हुआ हो, कमेंट करके बताएं एक बार कि क्या ये टाइप क्लियर हो रहा है। अगर एक शून्य दिया है तो बहुपद में किसी अचर का मान कैसे निकलेगा। ठीक है भाई, ये कर ले नोट और देखते जाए अच्छी तरीके से। कंफर्म होने वाली बहुत बड़ी बातें नहीं है कि ऐसा एक बार देखने पे क्लियर ना हो या फिर 2 एग्जांपल में भी क्लियर ना हो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं और ये सब क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं पेपर में। ठीक है भाई, चाहे तो अनसॉल्व चेक कर लें या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, उसमें मान पूछे जाएंगे शून्यकों के, या फिर पूछा जाएगा योगफल बता दो, या फिर क्या पूछेगा अभी गुणनफल बताओ, या फिर किसी अचर का मान पूछ लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे भी। अच्छा, एक टाइप और अपना बचा है जो है त्रिघात बहुपद, वो भी समझ लेते हैं और फिर हम लोग इस चैप्टर को यहीं विराम देंगे भी और आगे बढ़ेंगे तीसरे चैप्टर की ओर। ठीक है भी, लगातार चलते रहेंगे हम लोग। अगला देखते हैं इसके बाद में। ठीक है भी, त्रिघात बहुपद। अब सबने पढ़ा था त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है और सूत्र क्या होता है। तो बस एग्जाम्पल टाइप का इसका एक ही क्वेश्चन करवाया जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछते भी यहाँ पे। क्वेश्चन ये है 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है भाई, और ये px के बराबर है क्योंकि ये एक बहुपद है, तो बहुपद का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। बात ये कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि अगर ये एक बहुपद है
तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे हमसे क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में पूछ सकता है। एक तो बता दो भाई योगफल, शून्यकों का योगफल। तो भाई शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, वो योगफल हम लोग मान सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, सूत्र लिखवाया था हमने माइनस का बी अपॉन ए। तो देख के बताएं, बी के स्थान पे क्या लिखा है 3, तो माइनस का 3। ए के स्थान पे कितना लिखा है 2, तो माइनस का 3/2। पूछेगा अभी शून्यकों का गुणनफल बता दें यहाँ पे, तो गुणनफल का मतलब हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का मान था माइनस का डी अपॉन ए, तो डी के स्थान पे क्या है अभी माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6 है तो माइनस का हो जाएगा। ए के स्थान पे कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, 2 से कैंसिल करने पे 2 3 6 माइनस का 3। बात कंफर्म यहाँ तक की भाई। अब पूछेगा गुणनफलों का योगफल, क्या पूछेगा भाई गुणनफलों का योगफल, गुणनफलों का योगफल। और ये फार्मूला क्या था तो पढ़ा होगा सबने, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। हाँ, इसके बराबर में भी फार्मूला सबने पढ़ा होगा। तो फार्मूला क्या लिखवाया था हमने, सी अपॉन ए, और सी के स्थान पे क्या लिखा है 5, ए के स्थान पे क्या लिखा है भाई 2। क्लियर बात यहाँ तक की। दोबारा समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पहला वाला मान ए का है, दूसरा वाला मान बी का है, तीसरा वाला मान सी का है, चौथा वाला मान किसका है डी का है। तो हमसे 3 पॉइंट पूछेगा, शून्यकों का योगफल, गुणनफल और गुणनफलों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी अपॉन ए, वी का मान है 3 माइनस का बटे में कितना भाई 2। गुणनफल है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी अपॉन ए, तो डी का मान 6 है, ए का मान 2 है, 2 से कैंसिल करें माइनस का 3 आएगा। और गुणनफलों का योगफल है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर सी का मान है 5 और ए का मान कितना है 2। तो कंफर्म हुआ होगा। और इतने ही क्वेश्चन एक बहुपद के संबंध में बन सकते हैं। अच्छा हाँ, कुछ बेसिक रूप और समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर हमें द्विघात बहुपद दिया है, क्या दिया है भाई द्विघात बहुपद दिया है, तो पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसके संबंध में ax² प्लस bx प्लस सी, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि द्विघात बहुपद में इस ए का मान क्या 0 होगा। ध्यान रखना, इस ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये पहला पॉइंट है। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन एक नंबर का पूछ सकता है कि मूलों का या शून्यकों का योगफल होता है माइनस का बी अपॉन ए, ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाएगा इसके ऊपर। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है, अल्फा बीटा मतलब गुणनफल कितना हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा। तो इस टाइप के ये 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ पे कि द्विघात बहुपद के संबंध में एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। उम्मीद है सभी को बहुपद अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। जितने टाइप ने बताए हैं 4 या 5 वो सारे क्लियर हुए होंगे, और सभी को इनके ऊपर कम से कम 2-2 3-3 क्वेश्चन करने ताकि और अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाए। थ्योरी में कोई कमी नहीं, अगर कुछ है कमी तो बताएं कमेंट में, एक बार क्लियर किया जाएगा उसको। ठीक है भाई, यहाँ तक नोट करेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 हम लोग।